हे तो जैसे आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आपकी बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जिस पे हम बात करेंगे कि हम एसएसटी में 100% कैसे स्कोर कर सकते हैं। वैसे 100% स्कोर किया जा सकता है, पास्ट में बहुत से बच्चों ने 100% स्कोर किया है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, आप अपने अनुसार जो भी चेंजेस लेके आना हो वो लेके आ सकते हैं। हम जनरली बात करते हैं कि हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस। कीप द सिलेबस इन योर माइंड। अब ध्यान समझिएगा, बहुत से बच्चे पेपर देते हैं, बहुत से बच्चे याद करने बैठते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि सिलेबस क्या है। अब देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या कैसे? कि जब तक आपको सिलेबस नहीं याद होगा, जब तक आपको ये सिलेबस नहीं याद होगा, आपको पता भी कैसे चलेगा कि आपके एग्जाम्स में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। आपको तो सीबीएसई ने डिफाइंड एक सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस से बाहर कुछ आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, आ ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस को आपको अपने दिमाग में रखना। आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में ये आ रहा है, ज्योग्राफी में ये आ रहा है, इकोनॉमिक्स में ये आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में ये आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस, कीप द सिलेबस इन योर माइंड। अगर हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जहाँ आप स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका लीजिए कि हमारे एसएसटी में ये सिलेबस है। चार अलग अलग सेक्शन है आपके, चार अलग अलग सेक्शंस के, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक प्रिंट आउट, दो प्रिंट आउट, चार अलग अलग निकलवा लीजिए अगर आपको बड़े बड़े बोर्ड और कैपिटल लेटर्स में चाहिए तो, जैसी आपकी इच्छा है। लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ ये दोहराएं कि कीप द सिलेबस इन योर माइंड। इन योर माइंड, इधर सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, रीड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मोर देन नॉर्मल चैप्टर्स। अब ये क्या होता है सर? देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो सीबीएसई बार बार पूछता है। उनमें से कोई डाटा ले लेगा, कोई फैक्ट, कोई पर्सनैलिटी, कोई कुछ ऐसा होता है जो सीबीएसई बार बार पूछता है। उनको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। नॉर्मल चैप्टर्स, नॉर्मल चैप्टर्स वो चैप्टर्स होते हैं जिनमें सीबीएसई 2-3 साल में कभी एक बार या एक दो नंबर का कुछ पूछ लेता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ उन्हें इग्नोर करो, नहीं, लेकिन फोकस क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ध्यान से समझिएगा, फोकस में करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। कितना? मोर देन द नॉर्मल चैप्टर्स। एग्जाम्पल में देता हूँ। इकोनॉमी का सबसे बेहतरीन चैप्टर है हमारा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आपके में चैप्टर है, वहां पे आपको बताया जाएगा ट्रेड वगैरह के बारे में। और जैसे आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई, भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स कैसे आए, उनकी वजह से भारत को क्या क्या फायदे मिले, इकोनॉमी कैसे ग्रो की, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का भारत की इंडियन इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ा, ये सब चीजें। ठीक है। फेडरलिज्म सिविक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, उससे तो पूछा ही जाता है फेडरलिज्म से। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे पूछा ही जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है चुनाव होते रहते हैं भारत में। चुनाव होते रहते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट बन जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज। दोबारा मेरे साथ दोहराइए, क्या इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज। चुनाव होते रहते हैं भारत में। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, नहीं तो पंचायतों के निकाय के चुनाव होते रहते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपके कैंडिडेट्स। याद रखिए, ध्यान से समझिए, देखिए सीबीएसई भी सरकार के अंडर ही है। तो सरकार बदली तो सीबीएसई पे भी असर पड़ेगा, इसी वजह से वो पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ नहीं सकता। इस बार सीबीएसई ने बहुत उधर उधर किया है सिलेबस में, इसको काटा उसको जोड़ा, इस चैप्टर को हटाया, इस चैप्टर में थोड़ा संशोधन किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर पहले भी था और अभी भी है। ध्यान समझिएगा। तो ये ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडिया। ज्योग्राफी में आपका जो चैप्टर होता है जो वाटर रिसोर्सेज से लेके है, जो आपका 7 चैप्टर सबसे लास्ट, बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं, टोटली इग्नोर करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, क्या ऐसा होता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है भगवान जाने, लेकिन टोटली इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना, प्लीज इग्नोर नहीं करना। द 7th चैप्टर ऑफ योर बुक, जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, कर भी नहीं सकती। उसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज के चैप्टर हैं, जब वाटर रिसोर्सेज से चैप्टर, उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी लोकेशन। देखिए, मैप भी आपको लोकेशन बेस्ड ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग में रखिए,
दिमाग में रखिए कि कौन सा सरोवर कहाँ पाया जाता है, दिमाग में रखिए कि कौन सा डैम कहाँ पाया जाता है, दिमाग में रखिए कि इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी कैनल जो है वो किस राज्य में है। जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान से किन किन राज्यों को और फायदा मिलता है, ध्यान में रखिए। मिनरल्स वाला जो चैप्टर है, रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, ध्यान में रखिए। लोकेशन ध्यान में रखिए, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ज्योग्राफी में या तो एमसीक्यूज में पूछेगा या कैसे पूछेगा, या वो पूछेगा मैप में। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्लीज, रीड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मोर देन द नॉर्मल चैप्टर्स, ये आपका मंत्र होना चाहिए। अभी से बांध लो, लिख लो, देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लो। लेकिन सर अब क्वेश्चन उठता है, पता कैसे चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, पता कैसे चलेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है? तो उसका एक ही रामबाण इलाज है, पीवाईक्यूज। देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे मिल जाएंगी, अब तक जितने भी अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज चैप्टर के हिसाब से पूछे गए हैं, आपको वो देखना है और आप उसी से समझ जाओगे कि एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन, उनसे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिनसे हम अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से यहाँ से अच्छा पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? और यही नहीं पता चलेगा, ये भी पता चलेगा कि उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पढ़ना है। दोनों पता चलेगा। पहले तो ये पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से, दूसरा पता चलेगा कि उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि पीवाईक्यू में से आपको यही पता चले कि यही क्वेश्चन आने वाला है, ये नहीं आ सकता। थीम वही हो सकती है, ध्यान समझिएगा। हो सकता है नेशनलिज्म से कोई दूसरा उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है कि पहले वन वर्ड में पूछा गया हो, अब एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, हो सकता है उसे थोड़ा बिगर देन लार्ज करके जो है वो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए, या केस स्टडी में दे दिया जाए। कैसी भी हो, आपको पता कैसे चलेगा? पीवाईक्यू से। उन्हें पढ़ो। देखिए स्ट्रेटेजी ध्यान समझिएगा, ध्यान से। सबसे पहले पीवाईक्यूज देखो, उसके बाद में चैप्टर पढ़ो, उसके बाद में उन्हें ट्राई करो कि हो रहे हैं नहीं। ठीक है, ट्राई टू डू देम। और नहीं हो रहा तो दोबारा पीवाईक्यूज देखो, चैप्टर पढ़ो, पीवाईक्यूज करो, और फिर से नहीं हो रहा देन ओवर एंड ओवर अगेन, साइकिल रिपीट होनी चाहिए। दोबारा दोबारा दोबारा, ध्यान समझो। पीवाईक्यूज देखने हैं, उसके बाद में चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद में क्या करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर करने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है 1 2 3 4 जितनी भी आप कर सकते हो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी, जितना भी चैप्टर आपके दिमाग में आया हो, हाँ वो करने हैं। हटना बिल्कुल नहीं है, करने हैं, डट के बिल्कुल करना है। ठीक है, हार नहीं माननी है। अच्छा उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको दिमाग में पता चलेगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चंस फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप पे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, नहीं हो रहे, आपको क्या करना है, पीवाईक्यू देखिए, चैप्टर पढ़ा, नहीं हो रहे सर, कोई बात नहीं है, दोबारा चैप्टर पढ़ो, फिर पीवाईक्यूज देखे, करने की कोशिश की, नहीं हो रहा, अप्रोच देखो कहाँ गलती कर रहे हो। हर बार आप अपनी अप्रोच देखो कहाँ गलती कर रहे हो, कि मैंने पहले कैसे पढ़ा था, पीवाईक्यूज में कैसे पूछा गया था और मैं क्यों नहीं कर पा रहा है, कर पा रही हूँ। कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेनी ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं जिसके साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अब ध्यान से समझिएगा, दोबारा से पीवाईक्यूज देखो, चैप्टर पढ़ो, और उसके बाद में दोबारा पीवाईक्यूज करो। ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक चैप्टर को आप इतनी बार पढ़ लोगे, इतनी बार पढ़ लोगे, तो आपको पता है आपका रिवीजन कैसे होगा। एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आप यूं करके बुक पलटोगे ना, या नोट्स अपने जो भी है, ये चैप्टर ये हो गया, उसके बाद में ये, अरे ये पढ़ लिया, उसके बाद में आपका ध्यान कहाँ जाएगा, उसके बाद में आपका ध्यान चैप्टर पे नहीं जाएगा। गौर कीजिएगा, जब आप इतना रिवीजन कर लो तो आपका ध्यान चैप्टर पे नहीं जाता, आपका ध्यान जाता है उन टॉपिक्स पे या फिर उन लाइंस पे जो कि आप भूल जाते हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स या लाइंस होती हैं जो कि हम ज़्यादातर अक्सर भूल जाते हैं, आपका ध्यान उन पे जाएगा, चैप्टर पे नहीं जाएगा। तो क्या होगा, सारा का सारा आपके दिमाग में होगा। ठीक है, आगे देखिए, गिव एटलीस्ट 2 hours ऑफ डेडिकेटेड स्टडीज, प्रैक्टिस मोर मैथ्स बट ओनली फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब क्या है, बच्चे मैंने बहुत सारी देखी हैं, किताब खोल ली, मैंने किताब ले ली, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट पढ़ी, यूँ देख रहा हूँ, 2 मिनट पढ़ी, अरे मैसेज आया है कोई, या फिर आधा घंटा पढ़ा और उसके बाद में टेक्सटिंग करने लग गए। ठीक है, अब टेक्सटिंग में 1 घंटा बीत गया, इधर उधर देखने में आधा घंटा बीत गया, बुक देखी थी 15 20 मिनट इधर उधर, उसके बाद में थोड़ा पानी पीने में, टहलने वगैरह में आधा घंटा बीत गया, कुछ ऐसे 2 ढाई घंटे अपने बिता दिए। टाइम क्या हुआ, टोटल वेस्ट, पढ़ाई कुछ हुई नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जो आधा घंटा पढ़ाई भी की वो भी नहीं की। अब क्या हुआ, हम क्या कहेंगे अपने आप से, बेवकूफ बनाएंगे हम अपने आप को, बेवकूफ नहीं बनाना। हमने कितने घंटे पढ़ाई की, 2 ढाई घंटे पढ़ाई की भाई साहब, वाकई में, वाकई में आपने 2 ढाई घंटे पढ़ाई की। आस्क योर सेल्फ, मुझसे मत बोलना, आस्क योर सेल्फ, क्या वाकई में आपने 2 ढाई घंटे पढ़ाई की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? मैसेज आ गया था, टेक्सटिंग करनी थी, मत करो, पानी पीना था, बगल में बोतल रख लो, डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, दूर रहो।
आपका पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन आपकी बुक पे होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपका पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन आपकी बुक पे होना चाहिए। 2 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडीज, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 2 घंटे अगर आप रोज पढ़ लेंगे, 2 घंटे नॉन स्टॉप, जब तक आपके पेपर खत्म नहीं हो रहे एनी सब्जेक्ट, सिर्फ 2 घंटे। कि आज ऐसा हिस्ट्री पढ़नी है मुझे, 2 घंटे, 1 घंटे इंग्लिश, 3 घंटे ऐसे कर लीजिए। या फिर आज 2 घंटे मैथ्स पढ़नी, सवाल लगाने पूरे लगाने, और 1 घंटे साइंस पढ़नी है, पूरा कर लीजिए। आपका सिलेबस ज्यादा नहीं है। और अगर आप ये हर दिन करते रहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ 15-20 मिनट का ब्रेक भी ले लीजिए बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचिए सिर्फ 2.5 से 3 घंटे, 2 घंटे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और 1 घंटे सप्लीमेंट में, सब्स्टिट्यूट में जैसे हम बोलते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, उस हिसाब से देखा जाए ये मेहनत क्या है, कुछ भी तो नहीं है। समझना है, एक बार चैप्टर समझ में आ गया, मैंने आपको क्या बताया, एक बार चैप्टर समझ में आ गया, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया आपने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, फिर क्या होगा रिवीजन आपका? फिर तो नोट्स पलटने हैं आपको, फिर तो बुक्स पलटनी है, फिर आप क्या ध्यान दोगे? उन्हीं टॉपिक्स पे, उन्हीं, मैं कह सकता हूँ लाइन्स पे ध्यान दोगे जो कि आप ज्यादातर भूलते रहते हो। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, बस किताब यूं ले लेंगे। नहीं करना, नहीं करना भाई, पागल हो गया? किसको बेवकूफ बना रहे हो? दूसरों को बेवकूफ बनाओ तो समझ में आता है, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। खिलवाड़ करना है, खेलने का इतना ही शौक है, तो मैं कह सकता हूँ फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, टेनिस खेलिए, जाइए ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में मेडल लेके आइए, वहां पे भी मेहनत लगेगी, खेलने में भी मेहनत है। जैसे पढ़ने में मेहनत है, खेलने में भी मेहनत, और मैं कहता कहूँगा खेलने में ज्यादा मेहनत है। क्योंकि पढ़ने में क्या है, रजाई है, सर्दियों का मौसम है, ओढ़ी, बैठ गए, रजाई से अपने आप को ढक लिया, हाँ हाँ गर्मी लग रही, पढ़ लिया 2-2.5 घंटे। गर्मियों में क्या, एसी चला लिया, टेबल पे बैठे पढ़ लिया। लेकिन थिंक अबाउट द स्पोर्ट्स, थिंक अबाउट द एथलीट्स, उन्हें ना चाहते हुए भी ट्रेनिंग करनी है, उन्हें ना चाहते हुए भी पसीना बहाना है, उन्हें ना चाहते हुए भी जिम में एक्सरसाइज करनी है। और आपको पता है, ऑल द टाइम मेंटल स्ट्रेंथ, ऑल्दो इट इज ग्रेट, बट द फिजिकल स्ट्रेंथ इज मोर देन द मेंटल स्ट्रेंथ। व्हाई? क्योंकि जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो ना, और जब आप एक शेप में होते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और उसका डायरेक्ट असर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इंटरचेंज है। हमें झगड़े में नहीं पड़ना थी कौन से ज्यादा कौन सी कम है, बस ध्यान देना है कि मेहनत वहां भी करनी है, मेहनत यहाँ भी करनी है। तो प्लीज गिव एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडीज, और मैप्स प्रैक्टिस कीजिए। आपकी ज्योग्राफी में मैप्स दे रखे, बहुत सारी लोकेशंस दे रखी, बाहर मत जाओ, बिल्कुल बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ होता भी नहीं है बाहर। बाहर मत जाओ, देखो सरदार सरोवर बांध कहाँ है, देखो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, देखो आपका छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ पड़ता है, देखो वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, देखो हमारे कौन कौन से पोर्ट्स हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स कहाँ पे है, देखिए वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, देखिए वहाँ पे जितनी भी आपको लोकेशन दे रखे हैं, देखिए राज्यों के नाम देख लीजिए। बस मैप में आपको पॉइंट करने के लिए आएगा, बहुत इजी होता है, एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि एनसीईआरटी से बाहर पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा? पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितना ज्यादा हो सकता है उन्हें सॉल्व कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हो। पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, कीजिए। किसने मना किया है? रोका किसने है? घर वालों ने थोड़ी ना रोका है, नहीं, रोका किसने? आपने रोका है। आपने अपने आप को रोका है। इंसान को कोई नहीं रोकता, अपने अपने आप के। गीता पढ़ी है, श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? वो भी यही बोलते हैं कि इंसान अपने कर्मों का खुद उत्तरदायी होता है। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो इसमें कमजोरी आपकी है। अगर आप नहीं अपने 2 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडीज दे पा रहे तो उसमें सबसे बड़ी कमी किसकी है? आपकी है। प्लीज आस्क योर सेल्फ, डू नॉट फूल योर सेल्फ। दुनिया बेवकूफ बनाए चलता है, हमें अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना है, ठीक है? गिव एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडीज एंड प्रैक्टिस मैथ्स, बट ओनली फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। राइट एज मच एज यू कैन। फंडामेंटल रूल है, बेसिक रूल है। मैं कह सकता हूँ एसएसटी के से बड़ा रूल कोई है नहीं। जितना ज्यादा लिख सकते हो लिखो, जितना ज्यादा लिखोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। 3 घंटे मिलते हैं यहाँ सिर्फ आपको पेपर करने में। कितने घंटे? 3, ध्यान समझिएगा। 3 घंटे मिलते हैं, और 3 घंटे में वो इतना बड़ा पेपर दे देते हैं, बड़ा नहीं होता। जिसने ये सब फॉलो किया होगा उसके लिए कुछ बड़ा नहीं है, वो तो 2 घंटे में पेपर करके बैठ जाएगा आराम से, हाँ भाई मेरा हो गया। ध्यान समझिएगा, 3 घंटे मिलते हैं आपको, 3 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। और 3 घंटे में आपको क्या करना है? 3 घंटे में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जैसे आप बोलते हैं, चारों के चारों सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो एक पेपर बनेगा, जो अच्छा खासा बड़ा होता है, उसको आपको सॉल्व करना है। इज इट इजी? नो। वी हैव टू वर्क हार्ड, यस। कैन वी डू इट? यस। इट विल बी वर्थ? एब्सोल्युटली। इट विल बी वर्थ? एब्सोल्युटली।
बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, देर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। उसके अलावा तो कोई तिया पांचा ट्रिक काम करेगी ही नहीं, कर ही नहीं सकती। अगर करती है तो मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है आप कर सकती है तो मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाकी के बच्चों को भी बताऊंगा, ताकि आपका भी भला हो और उन बच्चों का भी भला हो, और हो सकता है उन बच्चों से कुछ कंट्रीब्यूशन मिले तो आपको भी आपकी ट्रिक की फीस मिल जाए। प्लीज मुझे बताइए कि किस प्रकार से मैं बिना मेहनत के, बिना पसीने भाई आगे तक जा सकता हूँ। क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है कि जब आप धीरे 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 करके ऊपर जाते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। रॉकेट देखा है, तो रॉकेट धीरे 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 करके ऊपर जाता है तो उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उसे अर्थ की ग्रेविटी को पार करना है। तो जितना ज्यादा सॉलिड इंजन होगा उतना ज्यादा रॉकेट ऊपर जाएगा। सॉलिड इंजन मीन्स मोर पावर, मोर पावर मीन्स मोर एनर्जी। तो जितना आपको ऊपर जाना है ना उतनी मोर एनर्जी, मोर पावर चाहिए, ट्रिक नहीं चाहिए। इसी वजह से राइट एज मच एज यू कैन, 2-3 आंसर डेली लिखो, नॉन स्टॉप, बिना कोई दिन गवाए, बिना कोई बहाना कि आज मन नहीं कर रहा, अरे आज उसके साथ घूमने जाना है, अरे आज उसका मैसेज आ गया, अरे दोस्तों के साथ जो है टपरी पे चाय पीनी है, पीजिए काम करने के बाद में, प्लीज जाइए काम करने के बाद में, किसी से बात करना है कीजिए काम करने के बाद में, टहलने जाना है जाइए, घर वालों से बात करनी है कीजिए, मोबाइल चलाना है मैं नहीं कहूंगा मोबाइल में चलाओ, चलाओ, लेकिन क्या, काम करने के बाद में, काम करने के बाद में करो ना। समस्या क्या हो रही है, मोबाइल ये थोड़ी ना कहेगा कि काम करोगे तो मैं नहीं चलूंगी या मैं नहीं चलूंगा, या दोस्त ये थोड़ी ना कहेगा कि काम कर रहे हो यार तो बाहर में जाने दो। अगर दोस्त ये कह रहा है या कोई भी है ये कह रहा है कि काम बाद में, मैं पहले, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, इग्नोर मार दो, इस समय कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय आपके। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट रहोगे तो आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट रहेगा। एज लॉन्ग एज यू आर रेलिवेंट एग्जाम इज रेलिवेंट, याद रखना, एज लॉन्ग एज यू आर रेलिवेंट एग्जाम इज रेलिवेंट। तो लिखिए राइट एज मच एज यू कैन, डेली 2-3-4 जितना लिख सकते हैं लिखिए, टारगेट बनाइए, 2 आंसर्स डेली लिखने तो लिखनी है, ये चैप्टर डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, ये यहाँ पे मुझे इतने एमसीक्यू 10 सॉल्व करने हैं तो करने हैं, खाना खाने से पहले मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, और अगर नहीं करते हो तो अपने आप को पनिश कीजिए, पनिश कीजिए, पिंच मारिए, मैं कह सकता हूँ कि चाहे 10 पुशअप्स लगाइए, चाहे जिम में आधा घंटा ज्यादा पसीना बहाइए, प्लीज पनिश कीजिए, और जो रह गया है उसको दोबारा कीजिए। मतलब अगर आज 10 एमसीक्यू सॉल्व करने थे नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कल 20 कीजिए, बैकलॉग भी तो जारी है, वो कौन भरेगा। कंसिस्टेंसी कंपाउंड, उसी वजह से जो फेलियर्स होते हैं वो भी कंपाउंड होते रहते हैं, नहीं करना हमें, समझ में आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारी की सारी स्ट्रेटेजी का, ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ एंड टेल आई कैन एंड आई विल। अपने आप पे यकीन रखो, भाड़ में जाने दो सबको, फर्क नहीं पड़ता कि आपका दोस्त है वो कितना घंटे पढ़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता कि आपके पड़ोसी का लड़का जो है कहाँ कहाँ कोचिंग पढ़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, कोचिंग में भी आपको पढ़ाया जाएगा, इन दी एंड पढ़ना खुद है। मैं चाहूंगा डेडिकेटेडली आप स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, स्टडी टेबल पे बैठिए, जहां बैठना है, दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कहूंगा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, मैं नहीं कहूंगा रात के 1 बजे उठ के पढ़ो, मैं चाहूंगा बस पढ़ो, पढ़ो ढंग से पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो और डेडिकेशन के साथ पढ़ो। फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, अगर मैं 2 घंटे किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं 2 घंटे किताब ही पढ़ूंगा फोकस के साथ में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज डू इट, प्लीज मेक श्योर यू डू इट, और हमेशा अपने आप पे यकीन रखिए कि आप कर सकते हो, यस यू कैन एंड यू विल, हमेशा याद रखिएगा। मैं आपके साथ हूं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए, फर्क नहीं पड़ता, मीडियम से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि ये वीडियो आपके काम में आनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से ये पॉइंट्स देख लीजिए आपको हमेशा, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये वाला पॉइंट देखना है जो 6 वाला है, कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन एंड यस यू विल। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।